शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली जो न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं वो न्यायिक समीक्षा से रिलेटेड है। न्यायिक समीक्षा को हम अंग्रेजी में जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। अब जैसे कि इसके नाम में ही सारी चीज़ें मौजूद हैं, जुडिशियल और दूसरा है रिव्यू। इसका मतलब ये है जुडिशरी के द्वारा कोई चीज़ को रिव्यू किया जाना, न्यायिक समीक्षा जिसको हम बोलते हैं। तो जब किसी मुद्दे को न्यायालय रिव्यू करे, उसका आकलन करे, उसकी समीक्षा करे, तो शॉर्टकट में इसको हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो है संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और क्या क्या पावर है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। कुल मिलाकर के ये जो न्यायिक समीक्षा होती है, विधायी अधिनियमों हम किसको बोलेंगे? संसद में यदि कोई अधिनियम बना है उसको हम विधायी अधिनियम बोल दे रहे हैं। इसके साथ साथ में कार्यपालिका ने यदि कोई आदेश जारी किया है तो इसकी संवैधानिकता कितनी है? अब बहुत सारी अपोजिशन वाली पार्टी क्वेश्चन उठाते हैं, स्टूडेंट लोग क्वेश्चन उठाते हैं, राइज करते हैं कि ये जो चीज़ है ये नियम कानून नहीं होना चाहिए, सरकार ने ऐसा आदेश पारित कर दी है, ये सब नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसान आंदोलनों की बात कर लें, इसके अलावा आर्मी की जो 4 साल की भर्ती सरकार ने कर दी है, इसको लेकर के यदि कहें तो सब जगह हम देखे हैं कि विरोध प्रदर्शन हुआ है। अब जुडिशियल रिव्यू ये कहता है कि भाई यदि सरकार के आदेश से आप खुश नहीं हैं, सरकार के कानून से आप खुश नहीं हैं, तो आप क्या काम कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उसको बोलेंगे कि इसकी न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए। ये जो न्यायपालिका की पावर है ये केंद्र सरकार के ऊपर भी लागू होगी और राज्य सरकार के ऊपर भी लागू होती है। कानून की अवधारणा हम के बारे में बात करते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक वर्ड यूज किया जाता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब ये हो गया है कि संसद या फिर विधानसभा, इसके द्वारा अधिनियमित कानून तभी मान्य होगा जब सही प्रक्रिया का पालन किया गया हो। तो पहले नंबर की बात यह है, सरकार यदि कानून बना रही है तो उसमें सबसे पहले क्या चीज़ देखा जाता है? सही प्रक्रिया का पालन करी है कि नहीं करी है। दूसरे नंबर की चीज़ जो ध्यान में रखी जाती है वो क्या है? कानून की उचित प्रक्रिया। ये थ्योरी न केवल इस आधार पर मामले की जांच करता है कि कोई कानून किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित तो नहीं कर रहा। एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट के पास में ये भी पावर है, कानून सही प्रक्रिया से बना है कि नहीं बना। दूसरे नंबर की बात यह है किसी व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ये प्रभावित तो नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ में जो कानून सरकार लेकर के आई है वो उचित होना चाहिए और न्यायपूर्ण होना चाहिए। इन सब मामलों की जांच कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से करता है। और हमारे देश में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। किसके द्वारा? किसका? 1 नंबर का हम यूज़ करते हैं। न्यायिक समीक्षा के 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे सरकारी कार्रवाई को वैध बनाना और सरकार द्वारा किए गए किसी भी अनुचित कृत्य के खिलाफ संविधान का संरक्षण करना। न्यायिक समीक्षा के 2 महत्वपूर्ण कार्य बताए गए हैं। यदि सरकार की कोई कार्यवाही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी, समीक्षा कर दी कि नहीं ये ठीक है। गुजरात दंगे में यदि नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई तो मिल गई, ठीक है, एक काम ये हो गया। दूसरे नंबर का काम होता है अनुचित काम के खिलाफ में संविधान का संरक्षण करना। हमारे संविधान में नियम कानून बने हुए हैं, उन नियम कानून के हिसाब से यदि कोई नहीं चलेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही करना सुप्रीम कोर्ट का काम। वहीं यदि देखा जाए न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल संरचना माना जाता है, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस 1975। तो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, जिसके आधार पर संविधान की रचना करी गई है, किताब लिखी गई है, कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें संशोधन नहीं कर सकते, जैसे कि न्यायिक समीक्षा के ऊपर संशोधन नहीं किया जा सकता है। न्यायिक समीक्षा को भारतीय न्यायपालिका के व्याख्याकार और पर्यवेक्षक की भूमिका में भी हम देखते हैं। वहीं यदि हम बात करें स्वतः संज्ञान, सो मोटो जिसको कहा जाता है, इसके अलावा PIL, फिर है लोकस स्टैंडी,
कि सिद्धांत को विराम देने के साथ ही न्यायपालिका को सुप्रीम कोर्ट को कई सार्वजनिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई है, उस स्थिति में भी जब पीड़ित पक्ष द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं करी जाती है। यदि उसने कहीं से न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, टीवी देखते हुए सुन लिया, किसी ने कंप्लेंट नहीं किया है, लेकिन पावर है सुप्रीम के कोर्ट के पास में कि वो स्वतः संज्ञान ले सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यायिक समीक्षा को, जुडिशियल रिव्यू को कितने भागों में बांटा गया है। पहले नंबर की बात है विधायी कार्यों की समीक्षा। पहला प्रकार क्या है? विधायी कार्यों की समीक्षा। इस टाइप के अंतर्गत संसद द्वारा, विधानसभा द्वारा पारित कानून के मामले में संविधान के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। यदि संसद में कोई कानून बनाई है, विधानसभा में कोई कानून पारित करी है, तो वो संविधान के प्रावधान का अनुपालन कर रही है कि नहीं कर रही है, इस बात की यहाँ पर चेकिंग की जाती है। इसके बाद प्रशासनिक कार्यवाही की समीक्षा करना। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी एजेंसी रहती हैं, इनकी जो पावर है, आप जो पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ईडी है, सीबीआई है या फिर अन्य जो एजेंसियां हैं, उन पर संवैधानिक अनुशासन लागू करने का एक उपकरण के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है कि वो क्या है, अपनी जो शक्ति हैं, उनकी शक्तियों के निर्वहन करते समय उन पर संवैधानिक अनुशासन है कि नहीं, इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। इसके बाद न्यायिक निर्णयों की समीक्षा। ऐसा नहीं है कि पहले कभी एक जो डिसीजन आया था उसके ऊपर सुनवाई नहीं हो सकती, उसके ऊपर भी सुनवाई हो सकती है। आगे बात करते हैं न्यायिक समीक्षा का क्या महत्व है। तो न्यायिक समीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसके माध्यम से हमारा जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है वो अभी तक जीवित है। इसके साथ साथ में सरकार जो एकदम तानाशाही बन जाती है, हिटलर बन जाती है, उसको रोका जा सकता है न्यायिक समीक्षा के माध्यम से। ये लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है, संघीय संतुलन बनाए रखेगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए भी जरूरी है। इसके साथ साथ में अधिकारियों के अत्याचार को भी रोकने का काम करता है। वहीं यदि हम संवैधानिक प्रावधान की बात करें, न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया का समर्थन करने संबंधित कुछ संविधान में प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 372(1), आर्टिकल 372(1). ये आर्टिकल भारतीय संविधान के लागू होने से पहले बनाए गए किसी कानून की न्यायिक समीक्षा करने से संबंधित प्रावधान करता है। आर्टिकल 13 है। इस आर्टिकल में कहा गया है कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी प्रावधान का उल्लंघन करेगा वो खत्म कर दिया जाएगा। आर्टिकल 32 है, फिर आर्टिकल 226 है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटी देने की भूमिका प्रदान करते हैं ये दो आर्टिकल। इसके बाद है 251 है, 254 है। तो संघ और राज्यों के बीच कानूनों की बीच असंगतता के मामले में राज्य कानून शून्य हो जाएगा। यहाँ पर शुरू में ही जब हमारा देश में संविधान बनाया जा रहा था तो उस टाइम में देखिए बहुत सारे राज्यों को मिलाकर के हमारा भारत देश बना है, ठीक है। और भारत देश बना मतलब भारत सबसे ऊपर की जो सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है। एक से ही मुद्दे पर दोनों ने यदि कानून बना दिया है तो और कहीं पर असंगतता पैदा हो गई है, कहीं पर विवाद खड़ा हो गया है, तो राज्य का कानून शून्य हो जाएगा। ऐसा प्रावधान यहाँ पर किया गया है। आर्टिकल 246(3) राज्य सूची संबंधित मामलों पर राज्य की विधायिका की अनन्य शक्तियों को सेव करके रखता है। और लास्ट में आप देख लीजिए आर्टिकल 137, सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने के लिए एक विशेष पावर दी गई है। पहले कभी किसी जज ने यदि कोई जजमेंट दिया था, अब यदि चाह रहे हैं कि 2023 में इसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए तो ये भी संभव है। ये पावर है आर्टिकल 137 के अंतर्गत। इसके अलावा आर्टिकल 131 से 136 तक हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को व्यक्ति और राज्य के बीच, राज्य और संघ के बीच विवादों में निर्णय देने की पावर प्रोवाइड करी गई है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है और ये केंद्र सरकार है, दोनों के बीच में यदि कोई विवाद चल रहा है तो इसको हल कौन निकाल सकता है? सुप्रीम कोर्ट निकालेगा। या फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोई विवाद चल रहा है तो इसको भी सॉल्व करने की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में है।
सीधे चलते हैं हम न्यूज़ की तरफ और डिस्कस करते हैं क्या आया है जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को कहा है इफ़ इट इंटेंड्स टू डिक्टेट यूज़ ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है डिक्टेट का, ठीक है। तो डिक्टेट को सबसे पहले हम समझते हैं। डिक्टेट का मतलब होता है हुक्म, हुक्मनामा, आज्ञा, शासन, आज्ञा पत्र। और यहाँ पर हमारे लिए जो मेन वर्ड यूज़ यहाँ पर काम का है वो है दबाव डालना। तो जाहिर सी बात है, कहीं की भी किसी भी देश की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट को या फिर कोर्ट को अपने जेब में लेकर के चलने की ये कोशिश करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है, गवर्नमेंट से पूछा है कि क्या आपका ये इंटेंट है कि आप जुडिशियल रिव्यू का यूज़ कैसा होना चाहिए, उसको आप डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने मंडे के दिन कहा है कि जो कुछ पार्ट्स हैं ड्राफ्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, किसके लिए, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड। इसको प्रिपेयर किया गया था केंद्र सरकार की द्वारा और इसके माध्यम से केंद्र सरकार कुछ चीज़ें चेंज करना चाहती है कि कैसा जुडिशियल कंडक्ट होना चाहिए। जुडिशियल कंडक्ट किस प्रकार से होगा यदि कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड केसेस आया है। रीड्स as if the center wanted to dictate the exercise of judicial review। तो CJI का कहना, देखिए ये जो आपका पूरा का पूरा ड्राफ्ट है इसको हम अध्ययन किए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि एक्चुअली में कहते हैं कि जुडिशियल रिव्यू कैसे करके आप यूज़ करेंगे, एक्सरसाइज उसका आप कैसे करेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए जुडिशियल रिव्यू जो एक पावर है स्पेशल सुप्रीम कोर्ट की, उसको भी सप्रेस करने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं कावेरी वाटर इशू से रिलेटेड, मतलब कावेरी नदी का जो जल विवाद है इसके बारे में फिर से हम अध्ययन करने वाले हैं। क्या है, कंटिन्यू कावेरी रिवर जो है न्यूज़ में रह रही है, इसलिए हम इसको कवर बार बार कर रहे हैं। इसको बार बार कवर करने से अच्छी बात ये रहती है कि आपकी जब कोई भी चीज़ रिपीट होती है ना, तो आपको उस चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ जाती। फिर जैसे कि आप कावेरी रिवर का यहाँ पर मैप देख रहे हैं, आपके मन में ये अच्छी तरह से बैठ गया है कि ये जो कावेरी रिवर है कर्नाटक से निकली है। अब जब भी कोई रिवर एक स्टेट से होती हुई दूसरी स्टेट की तरफ जाएगी, तीसरी स्टेट की तरफ जाएगी, तो जाहिर सी बात है पानी को लेकर के उसमें विवाद होना तय है। कर्नाटक से ये रिवर निकली है, ये तमिलनाडु होते हुए बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को गिराती है। लेकिन दो स्टेट ही बस इसमें शामिल नहीं है इस झगड़े में। इस झगड़े में आपका छोटे मोटे कोई सिटी है, छोटे मोटे कोई स्टेट है, वो तक शामिल हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो केरला वाला हिस्सा है, इस हिस्से में भी इसका वाटर बेसिन मौजूद है, ठीक है। नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो इधर तक फैला हुआ है, इसलिए केरला भी इसमें शामिल हो गया। आप देखेंगे कि पुदुचेरी भी आगे इस चल के इसमें शामिल हो जाता है। अब यहाँ पर विवाद इसलिए पैदा हो जाता है क्योंकि कर्नाटक से ये रिवर निकली है। कर्नाटक यदि कहीं पर कृष्ण राजा सागर डैम बना लिया है, ठीक है, कहीं पर मेट्टूर रिजर्वायर बन गया है, इससे क्या होता है, इसका जो वाटर फ्लो है ना वो प्रभावित होता है। यदि कर्नाटक इस रिवर के ऊपर बांध बनाता है तो यूज़ तो ये खुद करेगा, बिजली बनाएगा, पीने के लिए पानी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सिंचाई के लिए यूज़ करेगा, लेकिन इससे डायरेक्टली तमिलनाडु जो है प्रभावित होता है इसके, क्योंकि वाटर का लेवल इधर पर कम पहुंच पाता है। कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ यहाँ पर लोकेटेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैसूर है, इरोड है, तंजावुर है। ये कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं जो कि कावेरी रिवर के नीचे कावेरी रिवर में बसे हुए हैं। तो सबसे पहले तो कावेरी रिवर के बारे में देखा जाए, कावेरी रिवर ये लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है इन द स्टेट एंड ओरिजिनेट्स एट तलकावेरी इन ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका। कर्नाटका का जो एरिया है जिधर पर वेस्टर्न घाट की आपकी पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिल जाएगी, ऐसी फैली हुई लंबी लंबी। तो यहाँ पर जो जगह है
तल कावेरी है कि ताला कावेरी है, ताला कावेरी। तो ब्रह्मगिरी की जो हिल्स है वहाँ पर ताला कावेरी जगह है, यहाँ से ओरिजिनेट हुई है कावेरी रिवर। इसको नॉर्मली हम जो है देखा जाए तो दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं, द गंगास ऑफ साउथ, एंड कंसिडर्ड वन ऑफ द सैक्रेड रिवर ऑफ इंडिया। और ये भी पवित्र रिवर मानी जाती है, इसलिए हम इसको दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। वहीं देखा जाए ये जो रिवर कावेरी है, इसका जो उद्गम स्थल है ये काफ़ी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है एंड टूरिस्ट स्पॉट है सेट एमडस्ट मिडस्ट ब्रह्मगिरी हिल्स नियर मेदिकेरी इन कुर्ग। कुर्ग जगह है जहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर बनाया गया है टूरिस्ट लोगों के लिए। इसके अलावा इसकी बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज रिवर हैं, जैसे कि हरांगी, हेमावती। हेमावती जो रिवर है ये ओरिजिन होती है वेस्टर्न घाट से और ज्वाइन कर लेती है रिवर कावेरी को कृष्ण राजा सागर में। ठीक है, तो इसकी जो सहायक नदियां हैं कई बार यूपीएससी ने पूछा है मैप पर आधारित। इसके बाद है लक्ष्मण तीर्था। इसके बाद आ जाती है काबिनी, ये ओरिजिनेट हुई है केरला से एंड फ्लोस ईस्टवर्ड एंड ज्वाइन कावेरी एट तिरुमकुडल नारासीपुर। इसके बाद है शिमसा, अर्कावती, स्वर्णवती, भवानी, लोकपावनी, नोयल और अमरावती, ये सारी की सारी इसकी सहायक नदी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कावेरी वाटर डिस्प्यूट आखिर है क्या चीज़। ये जो डिस्प्यूट पैदा हो रहा है यहाँ पर, ये काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग कन्फ्लिक्ट माना जाता है ओवर द शेयरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द कावेरी। तो जाहिर सी बात है जो विवाद है वो कावेरी नदी के पानी के वितरण से रिलेटेड है। इसमें 3 स्टेट इन्वॉल्व हैं और एक यूनियन टेरिटरी भी आ जाती है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और पुदुचेरी। इस डिस्प्यूट के अंतर्गत क्या है ना कि ये जो रिवर का वाटर का जो रिवर है, कैसे करके इसका वितरण होना चाहिए इन स्टेटों में फॉर वेरियस यूज, जैसे कि इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इंडस्ट्रियल पर्पस। विवाद इसी के ऊपर हमेशा से खड़ा रहता है। बैकग्राउंड की यदि हम बात करें, ये जो डिस्प्यूट है वो ओरिजिनेट हुआ है पहली बार 1892 में ब्रिटिशर्स के टाइम में। 2 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उस टाइम में, प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास और दूसरी थी मैसूर। मैसूर हो गया कर्नाटका, मद्रास हो गया ये तमिलनाडु वाला एरिया। 1924 में मैसूर और मद्रास कहाँ पर एक एग्रीमेंट किए जो कि 50 साल के लिए वैलिड था, इसलिए इसकी जो सीजिंग थी वो कहना चाहिए 1974 तक थी। फिर 1974 से हम देखते हैं कर्नाटका ने स्टार्ट कर दिया था इसके पानी को डाइवर्ट करना इनटू इट्स फॉर न्यूली मेड रिजर्वायर्स विथआउट द कंसेंट ऑफ तमिलनाडु। अब 50 साल का एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है तो तमिलनाडु ने सोचा कि इसके पानी को हम जो है अलग अलग जो हम रिजर्वायर बनाए हैं वहाँ पर इसको भेजना चालू कर देते हैं। इसी के चलते चलते जो है आज़ादी के बाद ही तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में विवाद खड़ा हो गया था। यहाँ पर एक ट्रिब्यूनल बनाए जाने की बात करी जाती है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एंड इट्स फाइनल अवार्ड। एक ट्रिब्यूनल बनाया गया और इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या इससे आउटकम हमको देखने को मिला। तो जो इंटर वाटर स्टेट डिस्प्यूट एक्ट बना था 1956 का, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को निर्माण किया गया था जून 1990 में। 17 साल के बाद में हम देखते हैं कि CVWT इश्यूड इस फाइनल अवार्ड इन फरवरी 2007। फाइनल क्या इसका रिव्यू आया, इसने 2007 में अपना डिसीजन दिया। इस पर स्पेसिफाई किया गया था कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर ईच स्टेट शुड रिसीव, प्रत्येक स्टेट को कितना वाटर मिलने वाला है ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड ऑफ द ईयर। अब साल भर पानी की मात्रा एक सी नहीं रहती है, इसलिए अलग अलग मौसम में किसको कितना पानी मिलेगा ये चीज़ यहाँ पर निर्धारित करी जाती है। यहाँ पर कंसिडर किया गया था कि ये जो टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कावेरी बेसन स्प्रेड अक्रॉस द 4 स्टेट इस 740 TMC, पूरे के पूरे इसका जो अपवाह क्षेत्र है, अपवाह तंत्र है, इसमें इसकी सहायक नदियाँ भी आ जाती हैं। 4 स्टेट में यदि ये फैला हुआ है तो टोटल इसका जो पानी है वो कितना हो गया, 740 TMC हो गया। नॉर्मल ईयर की यहाँ पर बात करी जा रही।
तमिलनाडु को मिलेगा 419 टीएमसी, कर्नाटका को मिलेगा 270 टीएमसी। तो जो तमिलनाडु को मिलना था, बाद में डिमांड करी गई थी हमको 512 मिलना चाहिए। कर्नाटका ने कहा था कि 465 टीएमसी मिलना चाहिए। केरला ने कहा था 30 टीएमसी और पांडिचेरी ने कहा था कि 7 टीएमसी। इसके बाद ये जो फाइनल अवार्ड है इसको रिजर्व कर दिया गया था 10 टीएमसी फॉर एनवायरमेंटल पर्पस एंड 4 टीएमसी फॉर इनविटेबल आउटलेट इनटू द सी। बहुत अच्छा निर्णय यहाँ पर ये लिया गया था कि भाई पर्यावरण के नाम पर भी हमें कुछ पानी बचा के रखना चाहिए। इसके साथ साथ में 4 टीएमसी पानी जो है, यदि कभी बाढ़ जैसी कंडीशन आ रही है तो इसको हम रिलीज़ कर सकें, इसके लिए इसको रखा गया था। इसके साथ साथ में इस ट्रिब्यूनल ने कुछ अनिवार्य कर दिया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा मॉनिटरिंग अथॉरिटी। इस ट्रिब्यूनल ने कहा था कि आप एक ऐसी संस्था बनाइए, ऐसी अथॉरिटी लेकर के आइए जो कि इसके वाटर रिलीज को रेगुलेट कर सके, नहीं तो ये तो लड़ाई झगड़ा इनके बीच में चलते ही रहेगा। इसके बाद आगे का जो डेवलपमेंट होना था, इसमें गवर्नमेंट को 6 साल लगे और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2013 में कुछ नियम कानून अधिसूचित किए गए। बाद में तमिलनाडु सरकार ने आर्टिकल 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। ऐसा क्यों किया? क्योंकि कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट की बात का पालन नहीं कर रहा था। आर्टिकल 136 सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय बनाता है। आर्टिकल 136 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा अदालत है किसी भी चीज़ को अपील करने को लेकर के। इसमें यह कहा गया है कि इस अध्याय में किसी भी बात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से भारत के क्षेत्र में किसी भी अदालत या फिर ट्रिब्यूनल द्वारा पारित किसी भी फैसले, डिग्री, निर्धारण, सजा या आदेश के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति देता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अपना फैसला सुनाया था। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। अब विवाद इतना चल रहा है तो उसको करना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ में पहले जो ट्रिब्यूनल बना था और उसने जो व्यवस्था बनाई थी, जैसे कि कर्नाटक को मिलना चाहिए 284 टीएमसी, तमिलनाडु को मिलेगा 404, केरल को 30 टीएमसी और पुदुचेरी को 7। इसके साथ साथ इसने केंद्र सरकार को कावेरी प्रबंधन योजना को अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार 2018 में ये स्कीम लेकर के आती है। निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए इसने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और कावेरी जल विनिमय समिति का गठन किया था। ये यहाँ पर लास्ट में इस प्रकार का डिसीजन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो वेस्ट बंगाल असेंबली कमेटी से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली बांग्ला दिवस 15 अप्रैल को सेलिब्रेट होगा, उससे रिलेटेड यहाँ पर एक कमेटी को सेटअप किया जाना है वेस्ट बंगाल की असेंबली के द्वारा, ताकि वो डिटरमाइन कर सके द डे फॉर, ठीक है, पश्चिम बंगा दिवस, द स्टेट्स फाउंडेशन डे। इसको सेलिब्रेट करना चाहती है पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट। इसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन सा दिन सिलेक्ट किया जाएगा, इसके लिए एक कमेटी बनाए जाने की बात करी जा रही है। तो रिकमेंडेशन जो मिला है वो है कि 15 अप्रैल को हम जो है बांग्ला दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। द सेलिब्रेशन ऑफ द डे ऑन 20 जून हैड किक्ड ऑफ ए स्टॉर्म इन द स्टेट। 20 जून को ये लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? विद द गवर्नमेंट एंड राजभवन लॉकिंग हॉर्न with Mamata Banerjee accusing the BJP and Governor C.V. Ananda Bose of using the foundation day for political gain and promoting the narrative favored by saffron camp। कुल मिलाकर के पॉलिटिकल टाइप की ये न्यूज़ है, लेकिन यहाँ पर हमारे काम की जो चीज़ है वो है बांग्ला दिवस। यदि ये कमेटी जो सुझाव देगी और यह सारी चीज़ें सफल हो जाती तो 15 अप्रैल को आप देखेंगे बांग्ला दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो नॉर्थ सी से रिलेटेड न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पार्टिकुलरली नॉर्थ सी में ड्रिलिंग से रिलेटेड
मुद्दा उठा है कि भाई हम यहाँ पर ड्रिलिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर जो मौजूद रिसोर्सेस हैं उसका हम क्या काम करेंगे, उसकी खुदाई करेंगे। ये जो मैप है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर नॉर्थ सी का जो कलर है यहाँ पर हल्का सा ब्लू कलर है, और बाकी डार्क कलर जो एरिया है वो इसको अलग करने का काम करता है। पार्टिकुलरली ऊपर की तरफ में यदि हम नॉर्थ सी के जाते हैं तो नॉर्वे पड़ेगा, इसके अलावा स्वीडन पड़ेगा। स्वीडन मतलब ये जो स्ट्रेट है कागेराक स्ट्रेट, और ये है कट्टेगट बे। तो ऊपर की तरफ में नॉर्वे है, फिर है स्वीडन, इसके बाद डेनमार्क है, डेनमार्क के बाद आपको नीदरलैंड देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा जर्मनी है, जर्मनी के बाद बेल्जियम, फ्रांस, लंदन, यूके, स्कॉटलैंड। तो ये सारे जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि नॉर्थ सी से डायरेक्टली अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो ये जो नॉर्थ सी की लाइन है वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है इसको आप देख सकते हैं। इसमें ग्रेट ब्रिटेन भी आ जाता है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस। एपिरिक सी ऑन द कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड हैविंग वेरी लो डेप्थ एवरेज ऑफ 90 मीटर ऑन द यूरोपियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इट कनेक्ट टू द अटलांटिक ओशियन थ्रू द इंग्लिश चैनल इन द साउथ एंड द नॉर्वेजियन सागर इन द नॉर्थ। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसको अलग कर रही हैं और ये ठीक है दूसरे को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे कि ये एक इंग्लिश चैनल से कैसे करके कनेक्ट है स्ट्रेट ऑफ डोवेर से, इसके बाद अटलांटिक ओशियन है, नॉर्वेजियन सागर है, कुल मिलाकर के यदि हमको अटलांटिक सागर की तरफ में जाना है तो नीचे की तरफ में ये इंग्लिश चैनल होते हुए जाता है यहाँ, ठीक है। इंग्लिश चैनल से ये अटलांटिक ओशियन से जुड़ा हुआ है। यदि आप ऊपर की तरफ में जाएंगे तो देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्वेजियन जो सागर है वो अटलांटिक चैनल को जोड़ता है, यही बात यहाँ पर लिखानी है। तो एपिरिक सागर है, इसके साथ साथ में साउथ में इंग्लिश चैनल है, और उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो हम नॉर्वेजियन सागर, इसके माध्यम से अटलांटिक महासागर से ये जुड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देखते हैं न्यूज़ में क्या बताया जा रहा है। तो यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक है, रिसेंटली उन्होंने समर्थन दिया था एक प्लान का फॉर न्यू फॉसिल फ्यूल ड्रिलिंग ऑफ ब्रिटेन्स कोस्ट। ब्रिटेन का जो कोस्ट है, समुद्री किनारा है, उससे थोड़ी सी दूर में हम क्या काम करेंगे, फॉसिल फ्यूल ड्रिलिंग का काम करेंगे। लेकिन इससे जो एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट लोग हैं उनको काफ़ी झटका लगा है। इवन एज द वर्ल्ड कंटिन्यू एज इट्स स्ट्राइड टुवर्ड इरिवर्सिबल क्लाइमेट चेंज, क्योंकि पूरी देश दुनिया जो है क्लाइमेट चेंज के असर का सामना कर रही है। वहीं यदि हम देखें एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जिसको रिलीज़ किया गया था 31 जुलाई को, इस मूव से ब्रिटेन जो है और भी ज़्यादा एनर्जी इंडिपेंडेंट होना चाहता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहता। इसलिए ब्रिटेन चाहता है कि हम यहाँ पर फॉसिल फ्यूल की ड्रिलिंग करेंगे। तो जो नॉर्थ सी ट्रांजिशन अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑयल, गैस, कार्बन शॉर्टेज, स्टोरेज इंडस्ट्री, expects the first of the new license to be awarded in the autumn। तो जो एक संस्था है नॉर्थ सी ट्रांजिशन अथॉरिटी, इसको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा ताकि ये क्या काम करेगी, ये रेगुलेट जो कि रिस्पॉन्सिबल है, रेगुलेट करती है ऑयल को, गैस को, कार्बन स्टोरेज इंडस्ट्रीज़ को। ये आशा करी जा रही है कि इसको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा जो कार्बन स्टोरेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको, विद द अराउंड एक्सपेक्टेड टू अवार्ड ओवर 100 लाइसेंस इन टोटल। वहीं यदि हम इतिहास की बात करें, इसका क्या इतिहास रहा है, क्या कहीं कभी यहाँ पर ड्रिलिंग हुई है कि नहीं हुई है। जियोग्राफिक तौर पर यदि हम देखें तो ये जो नॉर्थ सी लाइन्स है ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ऑन इट्स वेस्ट की तरफ, फिर इसके बाद नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस इसके साउथ में पड़ जाते हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी इसके ईस्ट की तरफ में पड़ जाते हैं।
1958 में जिनेवा कन्वेंशन हुआ था। ऑन द कन्वेंशनल सेल्फ वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल लेजिस्लेशन टू एस्टेब्लिश द राइट्स of countries over the continental shelf adjacent to their coastline and pave the way for exploration in the North Sea। कुल मिलाकर के यदि आपके क्षेत्र वाले एरिया में, जितने एरिया में आप ड्रिलिंग का काम कर सकते हैं, रिसोर्स की खुदाई कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। ये आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, ठीक है। इस कॉन्टिनेंटल सेल्फ में आप खुदाई का काम कर सकते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर के माध्यम से जो कुछ टर्म हैं, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं हम जानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, कॉन्टिनेंटल सेल्फ हम किसको बोलेंगे, पार्टिकुलरली यहाँ हम मार्किंग करते हैं और यहाँ मार्किंग करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस हो गई है इसकी, ये हो गई है हमारी लगभग 0 से लेकर के 200 के लगभग एवरेज के बीच में आप बोल सकते हैं, ठीक है। 180 के बाद थोड़ा सा एरिया है, तो इतना किलोमीटर का जो डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, इतने एरिया में आप ड्रिलिंग का काम कर सकते हैं। इसको हम बोल रहे हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोल रहे हैं, ठीक है। ये इसको बोल रहे हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। अब यहाँ पर आपको एक ढाल ऐसी दिखाई दे रही है, इस ढाल को हम कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। और इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई है? इसकी लगभग आप देख रहे हैं 300 के अंडर में ही हो जा रही है। इसके बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, डीप सी प्लेन्स। इसको हम क्या बोल रहे हैं? डीप सी प्लेन्स है। और फिर जब ये और ऐसे नीचे में चले जाएगी तो यहाँ पर बन जाती है ट्रेंचेस, मतलब आप थोड़े गहरे वाले एरिया में उतर जा रहे हैं। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ को हम समझ चुके हैं। पार्टिकुलरली एकदम परफेक्ट किलोमीटर यहाँ पर पिक्चर में नहीं दिखाया गया था, फिर कभी आएगा तो हम ज़रूर देखेंगे कि कॉन्टिनेंटल सेल्फ में कितने किलोमीटर का एरिया शामिल किया जाता है। तो पहली बार 1958 में जिनेवा कन्वेंशन हुआ था और यहीं पर बताया गया था कि भाई आप अपने समुद्री किनारे से कितनी दूर तक रिसोर्सेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर ये जो ट्रीटी बनाई गई थी ये लागू हुई थी 1964 में। शॉर्टली आफ्टर द यूके पार्लियामेंट ने पास किया था कॉन्टिनेंटल सेल्फ कानून इन अप्रैल ऑफ द सेम ईयर। ये जो कानून है ये प्रोवाइड करता है कि कैसे करके आप एक्सप्लोर करेंगे, कैसे करके आप एक्सप्लॉइट करेंगे कॉन्टिनेंटल सेल्फ में मौजूद संसाधनों को। इट डिलिनिएटेड द जुरिडिक्शन द यूके हैड over oil and gas resources under seabed near its shore। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं देखने वाले हैं, लेकिन कुल मिलाकर के गवर्नमेंट एक तरफ तो क्लाइमेट चेंज से लड़ाई लड़ने की बात करती हैं और दूसरा जब बारी आ जाती है कि कहीं पर रिसोर्सेस निकालना है तो उसमें एकदम आगे पहुंच जाती है। तो दोनों चीज़ों को मेंटेन सरकार नहीं कर पा रही है। यही चीज़ अपन ने देखी है कहाँ पर, नॉर्थ सी में ऑयल की ड्रिलिंग की जाएगी, गैस की ड्रिलिंग होगी। दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं अमेजन वाला एरिया, इक्वेडोरियन ने रिजेक्ट कर दिया है ऑयल ड्रिलिंग को अमेजन में, जो कि एक हिस्टोरिक डिसीजन माना जाता है। एक ऐतिहासिक डिसीजन आया है इक्वेडोरियंस की तरफ से, इन्होंने वोट दिया है संडे के दिन अगेंस्ट द ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इन द अमेजन दैट्स होम टू अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स एंड सर्व एज ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अमेजन का जो जंगल है, कितने प्रकार की यहाँ जनजातियाँ रहती हैं, इसके साथ साथ में बायोडाइवर्सिटी के लिए हॉटस्पॉट भी है। यहाँ पर यदि ड्रिलिंग होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो प्रभावित होगी। 90% ऑफ द बैलॉट काउंटेड बाय द अर्ली मंडे अराउंड 6 in 10 इक्वेडोरियन रिजेक्ट द ऑयल एक्सप्लोरेशन इन ब्लॉक 44। ये जगह का नाम है यसूरी नेशनल पार्क, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डाइवर्सिटी रीजन माना जाता है। यहाँ पर कई प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं, जैसे कि टागेरी जनजाति है,
तारोमेनानी जनजाति है, यहाँ पर सेल्फ आइसोलेशन वाली कंडीशन में ये लोग रह रहे हैं। 1989 में यसोनी को डिक्लेयर किया गया था, डिज़ाइन किया गया था वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इसको हम जो कि यूनेस्को बोलते हैं। इनकम्पासिंग ए सरफेस एरिया ऑफ 1 मिलियन हेक्टेयर, इसका एरिया आप देखेंगे तो 1 मिलियन हेक्टेयर है। इट बोस्ट 610 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, यहाँ पर आपको 610 बर्ड की प्रजाति मिल जाएंगी। 139 एम्फीबियंस है और 121 यहाँ पर रेप्टाइल हैं। कम से भी कम देखा जाए तो एटलीस्ट 3 स्पीसीज आर एंडेमिक, और इसमें से 3 स्पीसीज ऐसी हैं जो कि एंडेमिक हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो ब्रिक्स से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली यहाँ पर हम एक एडिटोरियल को डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में बेसिक जानकारी। ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती हुई इकोनॉमीज़ का एक ग्रुप है। एग्जाम्पल के तौर पर ब्राज़ील है, रसिया है, भारत है, चाइना है, साउथ अफ्रीका। इसके लिए शॉर्टकट में एक नेम दिया गया है ब्रिक्स का। बी फॉर हो गया ब्राज़ील, आर फॉर हो गया रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनेल ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ में ब्रिक की शुरुआत करी थी। 2001 में इसकी शुरुआत होती है। फिर 2006 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया था। दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका को ब्रिक में शामिल करने के बाद इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। वहीं ब्रिक्स में देखें इतनी सारी कंट्रीज शामिल हैं, तो ये लोग कितना अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। ब्रिक्स विश्व के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों के एक साथ लेकर के आया है, जो कि पूरे विश्व की आबादी का 41% यहाँ पर हिस्सा रह रहा है। जैसे यदि ये ब्रिक्स हैं तो इसका जो 41% जनसंख्या है वो यहीं पर रह रही है। विश्व का 24% हिस्सा, जीडीपी का 24% जीडीपी तो यहीं पर मौजूद है। इसके साथ साथ में वैश्विक ट्रेड की यदि बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड ट्रेड का 16% प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं यदि हम देखें इसकी अध्यक्षता की बात करें तो ठीक है, तो जो ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता होती है वो हर साल BRICS के क्रमानुसार होगी। जैसे इंडिया का था नंबर इस बार, तो इंडिया के बाद नंबर रहेगा चाइना का, चाइना के बाद किसका नंबर रहेगा साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका के बाद किसका नंबर रहेगा ब्राज़ील का। तो देश के सर्वोच्च नेता द्वारा करी जाती है। अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ और देखते हैं एडिटोरियल को। तो देखिए, आने वाले टाइम में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है। 22 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स का आयोजन किया जाना है। ऐसे टाइम में भारत की क्या पॉलिटिक्स होना चाहिए, भारत कौन कौन से ग्लोबल मुद्दे को उठा सकता है, सपोर्ट कर सकता है, वो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। कुल मिलाकर के इंडिया की जो कूटनीति है उसकी टेस्टिंग का एक प्रकार से अच्छा टाइम ये आ गया है। हम इसको कैसे करके देखते हैं, सबसे पहले तो इसको समझना होगा। इस ग्रुप को आप कैसे करके देख रहे हैं। निश्चित रूप से किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से व्यवस्थित हम कर सकते हैं। किसके माध्यम से? ब्रिक्स के माध्यम से। लेकिन ये चीज़ ब्रिक्स कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसमें हमेशा से ही संदेह रहता है। इसके साथ साथ में इसके जो सदस्य देश हैं इनके बीच में कोई भी इकोनॉमिक वाला जो समझौता है ना, उतनी आसानी से होता नहीं है, क्योंकि इसमें चाइना भी शामिल है और इसमें इंडिया भी शामिल है। इसके साथ साथ में जो वैश्विक भू राजनीति चल रही है, आपको ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जो चल रही है, इसको प्रभावित करने की इसकी ऐतिहासिक क्षमता नहीं है कि इसकी बैठक होए और रसिया यूक्रेन का युद्ध रुक गया, अमेरिका का कोई डिसीजन प्रभावित हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसके माध्यम से उतनी जल्दी हो नहीं पा रही हैं। और ना ही ब्रिक्स ऐसा ग्रुप है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ऐसा भी हम नहीं बोल सकते हैं। इससे भी ज़्यादा बात यह है कि ब्रिक्स आज जो करना चाहता है उस पर सक्रिय रूप से
ना तो यहाँ पर कोई नेतृत्व है, इसकी बजाय जो है संशोधनवादी और प्रतिक्रियावादी ये ग्रुप हमको लगता है कि बस संशोधन कर दो या तो फिर कोई क्रिटिसिज्म कर दो। फिर भी आगे चलकर ये विश्व राजनीति के भविष्य को प्रभावित करने में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, बहुत बड़ी पावर बन सकता है। ब्रिक्स को कैसे करके एक और नई लाइफ मिली है, तो कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसको आप ये कह सकते हैं कि इनके ऊपर यदि ये सॉल्यूशन लेकर के आ जाएगा तो इसको फिर से आप जिंदा मान सकते हैं। पिछले साल के भू राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे घटित हुए हैं और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसी के चलते चलते हम कह रहे हैं कि ब्रिक्स अभी जिंदा है। तो आखिरकार ब्रिक्स का वर्ल्ड लेवल पर प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और G7 से भी ज़्यादा है। हालांकि पश्चिम के प्रभुत्व वाले G20 से इसका प्रतिनिधित्व कम है। इसका मतलब ये हो गया है कि शिखर सम्मेलन और उसके बाद ब्रिक्स जो ऑप्शन चुनेगा उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर प्रभाव पड़ना जाहिर सी बात है। अब हम बात करते हैं वैश्विक शासन के लिए कौन कौन से रास्ते अभी तक मौजूद हैं। तो इस बात को कोई दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि जो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेशन है, ग्लोबल जो बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हैं वो फेल हो गई हैं। क्यों? क्योंकि इनमें उतना ज़्यादा डेमोक्रेटिक चीज़ हमको नहीं देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल के तौर पर बताएं तो कोई भी जो संस्था बनाई गई है, एग्जाम्पल के तौर पर यूनाइटेड नेशंस की बात करें, यूनाइटेड नेशंस या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात हम कर लें। अमेरिका जो चाह रहा है कि नहीं रसिया के ऊपर हम सैंक्शन लगाएंगे, यूनाइटेड नेशन लगाना चालू कर दिया है, यूरोपीय कंट्री ने भी लगाना चालू कर दिया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर अमेरिका का दबदबा है, आप इसको ये बोल सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी के जो देश हैं उनका यहाँ पर कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है और ना ही उनकी कोई बात सुनी जाती है। तो इस प्रकार ये जो बड़े बड़े मंच बनाए गए हैं, इन मंच में भी कुछ कुछ कमियां हैं। इस गैप को ये भर सकता है। 40 से भी ज़्यादा अधिक देशों ने औपचारिक या फिर अनौपचारिक रूप से विस्तारित ब्रिक्स में शामिल होने में रुचि भी दिखाई है कि हम ब्रिक्स में शामिल होंगे। आज केवल 5 देश दुनिया में अपने स्थान के बारे में वैश्विक ग्लोबल साउथ देशों में गहरी नाराज़गी और गुस्से की भावना को दर्शा रहे हैं। कुल मिलाकर के ग्लोबल साउथ में बहुत सारी कंट्री हैं, लेकिन ग्रुप के तौर पर देखें तो 5 ही देश हैं जो कि किसी भी मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग अभी शामिल नहीं हुए हैं। इसके बाद आपको ये जो चीज़ देखना है वो ये है कि आप जहाँ पर खड़े हैं आप कहाँ पर हैं, आपको कहाँ पर होना था और आप वहाँ रहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग ऐसे मंच या फिर संस्थाओं का यूज़ करना चाहेंगे ब्रिक्स के रूप में वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स प्रतिकूलताओं को समझने, बचाव करने, अपना दांव लगाने और अपने आसपास की भू राजनीतिक को प्रभावित करने के लिए वो लोग ब्रिक्स का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न अनिश्चितताओं और चीन के लगातार उदय ने स्पष्ट रूप से ब्रिक्स को एक नया जीवन दे दिया है। 2 मुद्दे ऐसे हैं, एक तो चाइना राइज हो रहा है और दूसरा यूक्रेन का युद्ध हुआ है। फिर हम बात करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड को लेकर के। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ही दुनिया में एक ऐसा कंट्री है जो सबको दबाता चले जाए। अमेरिका का अकेला का यदि दबदबा है तो वो ऐसा ही करेगा, लेकिन यदि विश्व में और सारी इकोनॉमीज़ उभरती जाएं और सारी महाशक्तियाँ उभर कर निकलेंगी तो फिर अमेरिका अपनी नहीं चला पाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडिया की। तो इंडिया क्या काम करता है ना, ऐसे ग्रुप में भी शामिल हो गया है जिसमें चाइना है, ऐसे ग्रुप में भी शामिल हो गया है जिसमें अमेरिका है। और जाहिर सी बात है, आप चाइना को काउंटर करना चाह रहे हैं और चाइना के ग्रुप में ही शामिल हो गए हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब चाइना और अमेरिका दोनों आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन को फेस कर रहे हैं। हमेशा से ही दोनों के बीच में कहना चाहिए तकरार बनी आ रही है। तो अब यहाँ पर भारत को डिसाइड करना है कि मुझे आखिर जाना किस तरफ चाहिए। ठीक है,
दूसरे नंबर की बात यह है, यहाँ पर जो मुद्दे उठाए जाते हैं जैसे कि डी डॉलराइजेशन का मुद्दा उठाया जाता है, डॉलर के प्रभाव को हम ख़त्म करेंगे, अपनी लोकल ट्रेड में हम व्यापार करेंगे, लोकल मुद्रा में व्यापार करेंगे, तो ये जो है उतना ज़्यादा भारत को फ़ायदा नहीं देगा जितना कि चाइना को फ़ायदा देगा। तो यदि हम ये सोचें कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है और इंडिया को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो उससे कहीं ज़्यादा किसको फ़ायदा पहुंच रहा है? चाइना को पहुंच रहा है। जैसे कि भारत क्या है, ब्रिक्स का भी सदस्य है, क्वाड का भी सदस्य है। क्वाड में कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत। इसके अलावा आप G20 के भी सदस्य हो, G7 के भी सदस्य हो, ब्रिक्स है, SCO है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा यदि होता है तो इंडिया को डिसीजन लेने में ना थोड़ा सा दिक्कत जाएगी। अब जैसे कि भारत किसी ऐसे ग्रुप में शामिल है जैसे कि ब्रिक्स की हम बात कर लें, तो इसमें हम देखेंगे कि रसिया और चाइना एक ही रास्ते पर चल रहे हैं आगे पीछे। अपने जो ग्लोबल लेवल पर हित है, अपने जो मुद्दे हैं उसको लेकर के वो संरेखित हो रहे हैं, संरेखित होकर के चल रहे हैं। इसके साथ साथ में वो सदस्यता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कि वो हमारे जैसे, हम जो चाहते हैं वैसा लोग करें, हम जैसा चाहते हैं वैसा कंट्रीज़ करें। उन्हें अमेरिका और उसके सहयोगों के नेतृत्व वाली यथास्थिति आदेश के खिलाफ खड़ा किए जाने की संभावना है। इसके बाद भारत की यदि हम बात करें तो भारत क्या है, मल्टीपोलर दुनिया का समर्थन करता है। भारत कहता है कि समानता होना चाहिए, समावेशन होना चाहिए, प्रतिनिधित्व के बारे में हम हमेशा बात उठाते रहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई गुट प्रतिद्वंदिता हो, वैचारिक, ठीक है, वैचारिक भेदभाव हो। हालांकि भले ही नई दिल्ली गुट राजनीति का पुरजोर विरोध करे, फिर भी वो इसमें शामिल होते रहा है और होते रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब के रिलेशन को बताता है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए ना, पहले दोनों देश काफ़ी अच्छे रिलेशन को अपने बनाए रखे, लेकिन अभी के समय में दोनों देशों के बीच में रिश्तों में हमें खटास दिखाई दे रही है। पार्टिकुलरली यहाँ पर देखा जाए, अभी हाल फिलहाल में क्या है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया था कि जो अर्लियर दिसंबर है, यहाँ पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, जिसको शॉर्टकट में MBS बोलते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात को वार्निंग दिया था, ठीक है, कि देखिए आपने हमें ऐसा ऐसा किया है, अब आप देखना इसका क्या रिजल्ट रहेगा। तो इसका क्या रीज़न है, ऐसा बोला क्यों गया, ठीक है, सऊदी अरब के द्वारा? तो इसका रीज़न है, ये जो क्राउन प्रिंस हैं ये खफा थे कि आप जो है यूएई के जो रूलर हैं शेख मोहम्मद बिन जायद, आप जो है GCC में क्यों शामिल नहीं हुए, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की समिट की मीटिंग में आप नहीं आए थे विथ द विजिटिंग चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। यदि आप यहाँ पर आ जाते तो शायद हम इतना गुस्सा नहीं करते, आप इसको ये बोलते थे। तो हिस्ट्री की यदि हम बात करें, दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है ना काफ़ी बढ़िया रहे हैं। तो जब जो है MBS पहली बार पब्लिक लाइफ में आए थे, जब उनके जो फादर थे, फादर्स एक्सेशन टू द थ्रोन इन 2015, इट वाज ऑब्वियस दैट ही हैड ए स्पेशल बॉन्ड विथ मोहम्मद बिन जायद। 2015 में जब आप देखेंगे कि उस समय की जो राजनीति चल रही थी, उनकी जो बॉन्डिंग है मोहम्मद बिन जायद के साथ में काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। बहुत सारे ऑब्जर्वर ये बिलीव करते थे कि साउथ के जो प्रिंस हैं इन हिज लेट 20s देन सा द मोर एक्सपीरियंस्ड MBG एज ए मेंटर। तो उनको मेंटर के तौर पर आप ले रहे हैं, तो मेंटर के तौर पर ले रहे हैं मतलब उस टाइम में रिलेशन अच्छे थे, तो आने वाले टाइम में भी रिलेशन अच्छे ही रहेंगे। तो ये जो दोनों के दोनों रॉयल्स थे, उन्होंने बॉन्ड किया था उनकी कंट्रीज़ को ऐसे स्ट्रेटजिक पार्टनर। जैसे कि यमन में जो वार चल रहा है उस टाइम में भी ये दोनों पार्टनर के तौर में काम कर रहे हैं। इन्होंने काम किया था इजिप्ट का जो अल सीसीस रिजीम है उसको स्ट्रेंथन करेंगे। इसके साथ साथ में ईरान को रीजनल थ्रेट के तौर पर दोनों देश देखते थे।
एंड मुस्लिम ब्रदरहुड को डिसलाइक करना एंड द कोलेबरेटेड क्लोजली टू द इम्प्लीमेंट द ब्लॉकेड ऑफ कतर। तो जो ब्लॉकेड रहा था कतर में उसको इम्प्लीमेंट करना, दोनों इस मामले में कोलेब्रेशन कर रहे थे। फिर 2019 में उन्होंने क्या काम किया था, जो उस समय की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस उत्पन्न हुई थी सूडान में, ठीक है, बाय बैकिंग द आर्म फोर्स अगेंस्ट द सिविलियन प्राइम मिनिस्टर। तो उस समय में सूडान में जो कंडीशन चल रही है, सूडान के मुद्दे के ऊपर भी दोनों देश एक साथ में शामिल हुए थे। लेकिन यदि हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो ऑब्वियसली बढ़ते गया है। जुलाई 2017 में यूनाइटेड अरब अमीरात ने क्या काम किया था, रिजेक्ट कर दिया था एक प्रपोजल को कि हम जो है ऑयल प्रोडक्शन को कट नहीं करेंगे, पुट फॉरवर्ड बाय द ओपेक प्लस ऑन द ग्राउंड दैट इट्स बेस प्रोडक्शन नीडेड टू बी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज। ऐसा क्यों है, उसको ये लगा कि नहीं, जो हमारा जो बेस प्रोडक्शन है उसको हमें बढ़ाना चाहिए। Abu Dhabi was then investing heavily in augmenting its oil production to monetize its potential to the maximum extent। फिर क्या काम किया गया, आबू धाबी ने तेज़ी के साथ में ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया ताकि माल बेचो और पैसा कमाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से रीजनल पॉलिटिक्स दोनों देशों के बीच में चल रही है। यूनाइटेड अरब अमीरात की यदि हम बात करें तो इसने अपनी जो ट्रूप्स हैं उसको यमन से 2019 में विदड्रॉ कर लिया था। लेकिन इसने क्या काम किया था, कंटिन्यू एक सेपरेट एजेंडा चलाया था कि हम सपोर्ट करते रहेंगे जो अभी जो मूवमेंट चल रहा है उसको, कहाँ पर, साउथ में जो चल रहा है, इसके साथ साथ में मोबिलाइज करेंगे लोकल फाइटर्स जो कि बैकिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द साउथ इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, जो फाइटर्स लड़ाई लड़ रहे हैं उसका यहाँ पर सपोर्ट किया गया। यूनाइटेड अरब अमीरात ने एक्सपेंड किया था इसके मैरीटाइम फुटप्रिंट को कुछ रीजन में, जैसे कि येमेनी का पोर्ट है उस पर कंट्रोल करना, स्कॉटर आइलैंड, गल्फ ऑफ अडेन है, इसके अलावा पेरिम आइलैंड है, बाब अल मंडेब की यदि हम बात करें तो। यूनाइटेड अरब अमीरात ने इसके बाद इस्टेब्लिश किया था अपने कुछ बेसिस कहाँ पर, इरिट्रिया में, सोमालीलैंड, दस पुटिंग इन ए प्लेस अनएसेसेबल स्ट्रेटजिक नेटवर्क दैट लिंक द गल्फ विद द रेड सी एंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अच्छी जगह पर इसने अपने बेस बना लिया है, ठीक है, ताकि यहाँ से अपनी जो बात है, अपना जो एरिया है उसको वही कवर कर सके। वहीं यदि हम सऊदी अरबिया की बात करें तो सऊदी अरबिया को क्या है, छोड़ दिया गया, आप जो है लड़ाई लड़ते रहिए यमन में, विथ लिटल टू शो फॉर इट्स इफोर्ट ओवर द 8 years। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने एक्सपीरियंस किया था कुछ सेटबैक, कहाँ पर, सीरिया में, जहाँ पर रशियन इंटरवेंशन हमको देखने को मिला था 2015 में, जिसने इंश्योर किया था दैट असद गवर्नमेंट वुड बी टॉपल्ड, असद की गवर्नमेंट को क्या किया जाए, हटाया जाए, सॉरी, वुड नॉट बी टॉपल्ड, मतलब असद की जो गवर्नमेंट अभी चल रही है वो टॉपल्ड ना हो, गिरे ना। इसके बाद देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट फेल्ड हो गया था टू रिस्पॉन्ड टू रिपीटेड मिसाइल एंड ड्रोन अटैक इन 2019। भले ही आप अटैक किए लेकिन आप फेल हो गए हैं। डी एस्केलेशन और डायलॉग की बात करें, इस प्रकार से जो सिनेरियो उत्पन्न हो रहा है इससे इनकरेज मिला सऊदी अरबिया को कि आप जो है डी एस्केलेशन को बढ़ावा दीजिए, डायलॉग को बढ़ावा दीजिए इस रीजन में। अब इसके चलते चलते क्या हुआ, कतर का जो ब्लॉकेट था जनवरी 2021 में हटा लिया गया एंड कुछ डायलॉग जो है चालू हुए थे ईरान में, बगदाद में, अप्रैल 2021 में। यूनाइटेड अरब अमीरात वाज रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन बोथ इनिशिएटिव, भले ही आपने इच्छा जाहिर करे कि हम इसमें जो है शामिल होंगे। इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात के रिलेशन को बताया जाता है यूएई आल्सो नॉर्मलाइज्ड टाइज विद इजराइल इन अगस्त 2022। 2020 में यूनाइटेड अरब अमीरात ने इजराइल के साथ में अपने संबंध को नॉर्मलाइज करना चालू कर दिया। कुल मिलाकर के सऊदी स्पॉन्सर्ड जो अरब पीस इनिशिएटिव थी
उसको इसने पब्लिकली डंपिंग करने का काम चालू कर दिया, जिसमें रिक्वायरमेंट था इज़राइल टू एकोमोडेट पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट बिफोर अरब स्टेट नॉर्मलाइज रिलेशन। कुल मिला करके अभी पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। अब जो पैलेस्टाइन को नुकसान हुआ है, सबसे पहले तो उनके बारे में ध्यान दिया जाए, तब जा कर के हम जो है पीस प्रोसेस के बारे में बातचीत करेंगे, ऐसा यूनाइटेड सऊदी अरब का कहना था।